गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। आ जाइए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन करने। गुड मॉर्निंग सबके लिए। गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग। एस्ट्रोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग आज। और कल मैं आपको बता के गया था। अब हम कुछ इतिहासकारों के बारे में बातें प्रारंभ करेंगे। आज का बिंदु रहेगा डीडी कौशाम्बी को लेकर के ना। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो वर्ड हिस्ट्री वाली क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई। अभी ये दो क्लास करते हैं, कल करेंगे उसको। तो हम बात कर रहे थे किसकी? डीडी कौशाम्बी की। इनका पूरा नाम जो है वो दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। इनको क्या कहा जाता है? दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। इनका जो जन्म हुआ था वो गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा के कोशवेन नामक स्थान पर। 31 जुलाई 1907 को जन्म हुआ। 31 जुलाई 1907 को गोवा के केसबेन नामक स्थान। गोवा के कौन से स्थान पर? केशवेन नामक स्थान पर। गुड मॉर्निंग मंजिदा, सौरभ जी, गुड मॉर्निंग आपके लिए भी। कहानी क्या थी? 1907 से 1966 तक तो पूरा इनका टाइम टेबल माना जाएगा। जन्म गोवा के कोसबेन में हुआ था इनका। इनकी माँ का नाम जो है वो था मीरा कौशाम्बी। क्या था? माँ का नाम मीरा कौशाम्बी। माता का नाम क्या था? मीरा कौशाम्बी। टोटल टाइमिंग 1907 से लेकर के 1966 तक के मध्य का ये व्यक्तित्व रहा है। पढ़ना है आपको इसके बारे में। पिता के नाम पर चर्चाएं करें कि इसके पिता का नाम क्या हुआ करता था, तो वो था धर्मानंद कौशाम्बी। क्या नाम था? धर्मानंद कौशाम्बी। अब धर्मानंद कौशाम्बी क्या है? ये एक प्रोफेसर थे, ठीक है। ये इन्हीं के बेटे थे दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। धर्मानंद कौशाम्बी अपने आप में स्वयं एक प्रोफेसर थे, मशहूर बौद्ध विद्वान हुआ करते थे। और इन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टीचिंग का काम भी किया हुआ था। इनके पिता के बारे में ये उपलब्धियां हैं, तो इनके पापा की बातें करेंगे हम सबसे पहले। यह बौद्ध विद्वान थे तथा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए? जय सिंह,
एक्चुअली 11 बजे मेरी क्लासेस का टाइम होता है। देखिए, मैं आपको एक सारी बात बता देता हूँ। हमारा ये जो सिलेबस है हिस्टोग्राफी का, ये 10-15 दिन का और रह गया है, यानी कि 10-15 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद में हिस्टोग्राफी की क्लास बंद कर देंगे। फिर हमारे पास 2 क्लासेस रह जाएँगी, एक हिस्ट्री की क्लास और एक वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास। तो उसमें मेरा प्लान ये है कि जो हिस्ट्री की क्लास है, उसकी टाइमिंग मैं 2 ढाई घंटे तक रखने का प्लान करूँगा, कि अभी 1 घंटे में मुझे पड़ रहा है। मेरा टारगेट था 15 अगस्त तक क्या करने का, कोर्स पूरा करने का, और 15 अगस्त तक हम लोग मिडिवल भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मेरा जो टारगेट है उसमें थोड़ा-सा अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइमिंग्स बढ़ाएँगे। इतिहास वाली गुड मॉर्निंग नीतू, सीमा, सबके लिए गुड मॉर्निंग। जो हमारी टाइमिंग है इतिहास वाली, उसको 2 घंटे या ढाई घंटे की टाइमिंग करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग इसको धीरे-धीरे क्या है स्टार्ट करेंगे। तो 10 दिन, 15 दिन बिल्कुल प्रीति यही काम करेंगे हम लोग। इसके स्थान पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। जैसे 10-12 दिन में हमारी ये हिस्ट्री खत्म होगी ना हिस्टोग्राफी वाली, तो हिस्टोग्राफी खत्म करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, आगे बात करें इनके बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बन के आएगा। तो रामपाल गुर्जर, सुनंदा गुड मॉर्निंग। एक्चुअली बच्चों, मैं आज सुबह मॉर्निंग में क्लास लेने वाला था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई कारण ऐसा था क्लास नहीं हो पाई थी। आज मैं मेरा पूरा टाइमिंग शेड्यूल वगैरह सब सेट करके आपको बताऊँगा, और फिर मैं आप लोगों को ये एक फिक्स शेड्यूल दे दूँगा। तो उस टाइम पर ही आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। चलिएगा, आगे बढ़ें। पहले एक बार पूरा कर लें मंजिला एनसेट, तो दोबारा जब नंबर आएगा पहले 1947 तक एक बार तो पूरा कर लें। अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, बाकी बातें बाद में करेंगे। धर्मानंद कौशाम्बी बौद्ध विद्वान थे, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना? किनके बारे में बात कर रहा था मैं आपसे? इनके पिता धर्मानंद कौशाम्बी के बारे में। अब पिता से इनको क्या प्रेरणा तो मिलेगी, बच्चा ऐसा ही काम करता है जैसा उसके माता-पिता करते हैं। तो डीडी कौशाम्बी जो हैं, वो भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख विद्वानों में गिने जाते हैं। अब यही प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट रहता है और आपसे पूछा जाएगा। डीडी कौशाम्बी भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख विद्वान हुए, ठीक है? मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख विद्वान हुए थे। ये एक महान गणितज्ञ थे, महान इतिहासकार थे, एक महान विचारक भी हुआ करते थे। जेम्स मिल व विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के बाद दो इतिहासकार जिनकी बातें करेंगे। कमेंट्स मत करिए आप। मंजू देवी, आप आंखों में आई फ्लू हो रहा है तो रेस्ट करो, क्लास मत देखो। कमेंट्स ना करके क्लासेस पे कंसंट्रेशन करो। नए विद्यार्थियों, नए जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ब्लॉक कर दूंगा, फाइनली वार्निंग दे रहा हूँ। आप चुप बैठ करके पढ़ो तसल्ली में, मेरे को डिस्टर्ब करते हो आप लोग, ठीक है ना? सुनिएगा ध्यान से।
तो जेम्स मिल और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ये वो विद्वानों की कड़ी है जिन्होंने भारत के बारे में लेखन कार्य प्रारंभ किया। अब भारतीय इतिहास लेखन से जुड़े हुए दो विद्वानों में जेम्स मिल और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जेम्स मिल और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के बाद अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय इतिहास लेखन को प्रभावित किया तो वो व्यक्ति डीडी कौशाम्बी हुआ करते थे। तो जेम्स मिल व विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के बाद भारतीय इतिहास लेखन को सबसे ज्यादा प्रभावित डीडी कौशाम्बी ने ही किया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया वो किसने किया था? डीडी कौशाम्बी ने किया था। इधर मैं आपसे बातें कर रहा था अभी जेम्स मिल, जेम्स मिल की पुस्तक मैंने आपको कई बार लिखाई है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ को शॉर्ट में वीए स्मिथ भी कहते हैं, इसने लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या लिखा था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी। ये दोनों ही किताबें आप लोगों को याद रखनी है, कभी भी आपसे पूछ ली जाती है। डीडी कौशाम्बी के बारे में वापस अपन अपना सेगमेंट लेकर के चलते हैं। आप लिख लो इसको अगर आपने लिखा नहीं है तो अभी तक ये। फिर स्लाइड चेंज करता हूं मैं। इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, गोवा के पास इनका जन्म हुआ था, लेकिन पूना में इन्होंने अपने जो है पढ़ाई की थी। इनकी पूरी जो एजुकेशन हुई थी वो पूना से हुई थी। और पूना से अपनी प्रारंभिक एजुकेशन जो होती है उसको करने के बाद ये अपने पापा के साथ में अमेरिका चले गए थे। और वहां पर कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में इन्होंने शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और फिर इनका संपर्क एक व्यक्ति से या दो व्यक्तियों से हुआ था जो बहुत टॉप लेवल के उस टाइम पर गणितज्ञ हुआ करते थे, जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। वहीं से ये गणितज्ञ हो गए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों तीनों चीजों को लेकर के। डीडी कौशाम्बी डीडी कौशाम्बी डीडी कौशाम्बी ने इनकी प्रारंभिक पढ़ाई
कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में इन्होंने वहां पर प्रवेश लिया हुआ था। किसमें लिया? कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में शिक्षा हासिल की। तो कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में इन्होंने प्रवेश लिया। वहां से अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने क्या किया? ग्रेजुएशन किया था, स्नातक किया था। और जॉर्ज बिर्कहाफ नाम का और नॉर्बर्ट वीनर नाम का दो व्यक्ति थे। जॉर्ज बिर्कहाफ और नॉर्बर्ट वीनर। इन महान गणितज्ञों के संपर्क में आए। क्लियर हुआ भाई? यहां तक बताइए मुझे। गुड मॉर्निंग सबके लिए। हम इनकी बात कर रहे थे और ये थे कौन? डीडी कौशाम्बी। प्रारंभिक एजुकेशन पूना से प्राप्त करते हैं और पूना से अपनी प्रारंभिक एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अपने पापा के साथ अमेरिका जाते हैं। पहले प्रारंभिक एजुकेशन के बाद शिक्षा जो है वो कैम्ब्रिज लैटिन स्कूल में प्राप्त करते हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के यहाँ से स्नातक किया इन्होंने, ग्रेजुएशन किया था। और यहीं पर ये अपने टाइम के महान गणितज्ञ जॉर्ज बिरकॉफ और नॉर्बर्ट वीनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनके टच में आते हैं। ठीक है ना? अब इनके संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन 1929 के आसपास ये भारत में लौट करके आते हैं। और 1929 में भारत लौट करके आने के बाद बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसमें उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद बीएचयू के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए थे। और 1932 में पुणे का एक टॉप कॉलेज पड़ता है फर्ग्यूसन कॉलेज, उस फर्ग्यूसन कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाने का निश्चय किया हुआ था। लगभग फर्ग्यूसन कॉलेज में 14 वर्ष तक इन्होंने काम किया था अपने पूरे टाइमिंग में। और फिर अमेरिका जाने से पहले इनके पापा भी यहाँ पर इसमें फर्ग्यूसन कॉलेज में पॉलिटी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? पॉलिटी पढ़ाते थे। यानी इनके पापा ने भी इस कॉलेज में कार्य किया हुआ था। तो ये इनकी यात्रा भारत के लिए रहेगी। डीडी कौशाम्बी 1929 में भारत आए। ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। कलर मैंने अलग यूज कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बीएचयू में पढ़ाया। बीएचयू में टीचिंग की। और टीचिंग किसकी की? गणित की। बीएचयू के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गए। और देन उसके बाद में पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में लाया। लगभग 14 वर्ष यहाँ पर कार्य किया। इस पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में अमेरिका जाने से पहले इनके पिता भी अध्यापन कराते थे। एनी प्रॉब्लम किसी को? बताइए यहाँ तक। अगर कोई समस्या है तो आप हाँ ना में मुझसे बात कर सकते हैं। अपन डिस्कस करेंगे इस पे दोबारा। बाकी ये पूरा मैटर एक बार आप नोट करिए अपनी कॉपी में और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ओके, वेरी गुड। तो इसके बाद की कहानी 1946 की है। 1946 में डीडी कौशाम्बी TIFR मुंबई में गणित के HOD के पद पर कार्यरत रहे। और लगभग 1962 तक ये इस पद पर बने रहे थे। TIFR का मतलब होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर। ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। ये सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये सेंटर मुंबई में स्थित है। इस मुंबई के इस सेंटर में ये क्या किया इन्होंने, ये HOD के पद पे जाते हैं। लिख लो फटाफट, थोड़ा स्पीड रखा करो। ये मुंबई के इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, सॉरी, TIFR यूनिवर्सिटी थी, TIFR विश्वविद्यालय में आ गए। ये पूरी कहानी यहाँ से समझनी है आप। चले आगे बढ़े। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है। एग्जाम में फुल फॉर्म तो ये भी पूछा गया। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च सेंटर है भारत में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। कार्बन C14 पद्धति का सबसे पहला प्रयोग यही किया गया था। C14 पद्धति है ना, जिससे हम लोग आयु ज्ञात करते हैं, तो कार्बन C14 जो पद्धति है उसका सबसे पहला जो प्रयोग था वो भारत में TIFR में ही किया गया था। ठीक है ना? चलिए, तो ये कहानी थी। अब इसके बाद हम बातें करेंगे इनकी कुछ किताबों को लेकर के। डीडी कौशाम्बी की बुक्स जो हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अब वो बुक्स क्या रहेंगी उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है? सबसे पहले इन्होंने किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या था? एन इंट्रोडक्शन an introduction to the study of Indian history। एक किताब इनकी ये हो जाएगी, an introduction to the study of Indian history। ठीक है? मिथ एंड रियलिटी
एक किताब थी इनकी मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी भी इनकी एक किताब हुआ करती थी। द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, एक ये किताब भी थी। क्या नाम था? एन सॉरी, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुआ है। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ, थर्ड नंबर की किताब लिखो। द कल्चर एंड civilization, the culture and civilization of ancient India in historical outline of ancient India of historical ancient India in historical outline of, तो यहाँ आएगा in of outline। तो एक बार देख ले, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब वो मैं पहले हिंदी में लिखना चाह रहा था लेकिन इंग्लिश में लिखने के बाद आप लोगों ने गड़बड़ करवा दी। सही कह रहे हो आप, मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, है ना? तो उस टाइम पे आप लोग सब क्या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, अपन हिंदी में लिखते हैं इन किताबों को दोबारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। हिंदी में लिखते हैं ना? हाँ। एन इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंग्लिश में लिख दिया मैंने ये, ना इंग्लिश में छोड़ी है ना हिंदी में छोड़ी है। अभी से ये क्या बताओ, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अरे बोलो प्रॉपर, इतना टाइम नहीं होता। सेकंड नंबर की है मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी, मिथ एंड रियलिटी। और थर्ड नंबर की बताई द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया। अच्छा, पहले भी ठीक था, अब कोई बात नहीं, अब आप ऐसे लिख लो। तीसरे नंबर पे लिखो द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ठीक है ना? ये एक किताब होता है। अब कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख, ठीक है ना? हाँ। एक किताब लिखी थी इन्होंने, भारत में बौद्ध धर्म का क्षय और विज्ञान व उन्मुक्तता। भारत में बौद्ध धर्म
का 6 और एक किताब लिखी थी इन्होंने, लिख लो इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा फिर। विज्ञान व उन्मुक्तता, ठीक है ना, विज्ञान व उन्मुक्तता, ये क्या है, इनकी कुछ प्रमुख किताबों के नाम मैंने आपको बता दिए जो परीक्षा की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण रहते हैं। कहानी क्या थी, अब इनके इतिहास लेखन पे बातें करते हैं, जो मेनली जो हमारे पढ़ने का आज का विषय बिंदु रहेगा। ये तो इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब कौशाम्बी ने क्या किया, जो सीमाएं थी इतिहास लेखन की, उन सीमाओं को लांघ करके, उन सीमाओं से बाहर जाकर के भी कुछ विषयों का अध्ययन किया था, उन विषयों को पढ़ा था। इन्होंने क्या किया, सांख्यिकी में और आनुवंशिकी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, बिना कुछ सोचे समझे कहीं पर बांध बना देने के एक तरफा फैसले का कड़ा विरोध किया था। कहानी क्या थी, जो बांध बनाए जाते थे वो डायरेक्टली पहले बना दिए जाते थे, तो इन्होंने क्या किया था, सांख्यिकी बुनियाद पर बांध बनाने पर जोर दिया था। ये इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा इतिहास में करने वाले ये व्यक्ति पहले नहीं है। बांध बनाने की कोई पद्धति होती है, सांख्यिकी पद्धति कहते हैं उसको, तो कौशाम्बी ने ये सारे काम किए थे। अगर आप चोल प्रशासन में जाओगे तो आपने एक चोल राजा का नाम सुना था, चोल राजा करिकाल। चोल राजा जो करिकाल था, उस करिकाल ने कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया था, याद है क्या, संगम युग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो संगम युग में कावेरी नदी पर चोल राजा करिकाल ने जो बांध बनवाया था, वो भी सांख्यिकी पद्धति से बनवाया हुआ बांध था। तो कौशाम्बी ने क्या किया, कौशाम्बी ने सीमाओं से परे जाकर कई विषयों का अध्ययन किया। ठीक है, जैसे क्या अध्ययन किया, इस पे बात करें। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा संगम काल। मोनिका, घबरा क्यों रही हो तुम, ज्यादा चिंता मत किया करो, आजकल हार्ट अटैक के केस ज्यादा चल रहे है ना। हाँ, इन्होंने आनुवंशिकी व सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना, करवा देंगे, टेंशन मत लो। इन्होंने कहीं पर भी बिना सोचे समझे बांध बनाने का विरोध किया था। सांख्यिकी पद्धति पर बांध बनाए जाने का समर्थन किया था। संगम युग में
चोल राजा करिकाल। तो चोल राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर एक बांध बनाया था, वो सांख्यिकी पद्धति से बनाया गया बांध था। बांध बनाने की सांख्यिकी पद्धति क्या होती है सीमा? ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। इसको समझने के लिए इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था, मैंने बोर्ड से मुड़ करके ही आपको ये बता दिया कि आप लोग ही पूछोगे। पता था मुझे कि सांख्यिकी पद्धति से कैसे बांध बनाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो यूट्यूब के वीडियो से देख सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। अब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं इतिहास पे काम कर रहा हूँ, तो ये एक तथ्य था मेरे पास जो मैंने आप तक पहुंचाया। नो डाउट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ठीक है ना? जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनको आती हैं ये चीज़ें। अब इंजीनियरिंग क्या मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई होती है कि नहीं होती है बोलो? अब ये तो टॉप लेवल के गणितज्ञ थे। भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी रहती है, गणित का विद्यार्थी इंजीनियर बनता है नहीं बनता है? तो ये क्या थे, इसका हिस्ट्री से ये रिलेशन था, मेरी बात सुनो। अब ये हिस्ट्री से रिलेशन ये है कि ये व्यक्ति इतिहास में है, इसलिए इसकी उपलब्धियों को गिन रहे हैं मोनिका हम। हाँ, इस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया। ये व्यक्ति इतिहास में तो इसकी उपलब्धियों को गिन रहे हैं हम लोग, बस केवल इसका इतिहास से इतना सा मतलब है। और वो बाँध जिस तरीके से बनाया जाता तो वो बेहतर होता है, इसलिए इन लोगों ने इस पे जोर दिया था। और चोल काल में भी ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देती है। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे दिया, ठीक है? और कोई समस्या किसी को बताओ किसी भी तरीके की? आगे बात करें? यस, नो फटाफट बताइए। चलिए, इसके बाद अब ये क्या है, वहाँ पर तो थे ही, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ, ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। बॉम्बे में क्या होता था, जब मानसून का समय आता था, बॉम्बे में क्या होता था, मानसून आने से पहले मौसमी बीमारियों पर रिसर्च बहुत फेमस थी। यानी जो मौसमी बीमारियां होती थी, टीआईएफआर, बिल्कुल सौरभ, अभी मैंने बताया था। तो बॉम्बे में मानसून आने से पहले मौसमी बीमारियों पर रिसर्च बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने बॉम्बे सरकार को एक सुझाव दिया था। समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड फातिमा जी, धन्यवाद। इन्होंने बॉम्बे सरकार को सुझाव दिया था कि बच्चों ट्रैफिक की ज्यादा दिक्कत होती थी बॉम्बे में, आज भी होती है। तो उन्होंने बॉम्बे सरकार को एक सुझाव दिया था कि नाना घाट वहां पे एक जगह पड़ती है, वहां पर सीधी सड़क रेल सेवा से बेहतर होगी। यानी वहां पहले रेल सेवा थी, तो बोला रेल सेवा से बेहतर क्या होगा, सीधी सड़क अगर आप यहाँ बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तो सुझाव दिया था कि नाना घाट में
सीधी सड़क सेवा, रेल सेवा से बेहतर होगी। इस बात का भी आप लोग पूछोगे सर यहाँ क्या मतलब है? इस बात का यहाँ पर ये मतलब है, सुनिए, कि ये किताबी रिसर्च के स्थान पर आसपास के लोगों की समस्याओं का हल ढूंढते थे और तब उनका क्या करते थे, उपाय करते थे। ये क्या करते थे, स्थानीय लोगों की समस्याओं पर रिसर्च करने का काम किया करते थे। इन्होंने भारत जैसे एक गरीब देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विरोध किया था। याद रखना, इस व्यक्ति का नाम परमाणु ऊर्जा के विरोध में भी काउंट किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर सौर ऊर्जा का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत जैसे गरीब देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विरोध किया तथा उसके स्थान पर सौर ऊर्जा को समर्थन दिया था। सौर ऊर्जा को क्या दिया इन्होंने, समर्थन दिया था। इसी बात को लेकर के परमाणु ऊर्जा, अब परमाणु ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं, याद है आपको? तो कौन, बताओ आप, आंसर करके बताओ। परमाणु ऊर्जा आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास में, भूल गए होंगे आप अब तक। एक पढ़ा था ना, होमी जहांगीर भाभा, तो उनसे इनके मतभेद हुए थे, ठीक है। और इन्होंने इसी कारण से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, समर्थन दिया था, जिसके कारण होमी भाभा से इनके मतभेद हुए और इन्होंने TIFR से इस्तीफा दे दिया। मैंने क्या है बीच में देखो एक्चुअली क्या होता है, सफलता पाने के लिए एक जोश होता है, एक जुनून होता है, ठीक है। 3 स्टूडेंट हैं, टारगेट यही लाइन है तीनों की, इसको भी यहाँ जाके सक्सेस मिलेगी, इसको भी यहाँ जाके सक्सेस मिलेगी, और इसको भी यहाँ जाके सक्सेस मिलेगी। अब एक्चुअली अंतर किन चीजों में आता है, अंतर आता है इन लोगों की खुद की मानसिकता में। ये जो सफलता है वो 1 महीने से लेकर के 50 महीने, 60 महीने तक आराम से हासिल की जा सकती है।
ये सफलता 1 महीने में भी हासिल की जा सकती है और 60 माह में भी हासिल की जा सकती है। यानी कि ये सफलता 1 साल में भी हासिल की जा सकती है और 5 वर्ष में भी हासिल की जा सकती है। अब इस बच्चे के पास 6 महीने का टाइम है, ये भी अचीव कर सकता है। इस बच्चे के साथ में 1 वर्ष का टाइम है, ये भी अचीव करेगा। लेकिन अगर इस बच्चे के पास में 2 से और 3 साल या 4 साल का टाइम है, तो 99% जो केसेस हुए हैं, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट लापरवाह हो जाता है। वो सोचता है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, मैं कर लूँगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले कोर्स पर 2 ईयर की वैलिडिटी दी थी। मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ। मैं आपको 2 साल के लिए बाउंड कर रहा हूँ कि आप 2 साल तक नेट ही क्वालीफाई नहीं हो पाओगे। किया नहीं किया, फिर मैंने उसको चेंज करके 1 ईयर में ही कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कोर्स लिया है और ये कहा है सर कि फीस थोड़ी कम कर दो, भले ही हमें वैलिडिटी 6 महीने की दे दो, क्योंकि हमें पता है कि हम 6 महीने में क्रैक कर लेंगे। ये भी तो लक्ष्य वही था ना, स्टूडेंट वही थे। आज सुबह एक महान आत्मा ने कोर्स लिया, वो कह रहा है सर पहले तो 2 साल की वैलिडिटी थी, मैंने उसको मज़ाक में बोल दिया मैंने ये 5 साल की भी हो सकती है। तो वो सुबह से 4 मैसेज कर दिया मेरे को कि सर बताओ ना, यार कितना एक्साइटेड था वो बंदा। बोले सर बताओ ना 5 साल की वैलिडिटी कैसे होगी? अरे मैं तुम में से किसी को भी 15 साल की वैलिडिटी दे देता हूँ, तो क्या मूर्ख हो तुमने 15 साल यहीं टिके रहने का इंतजाम कर रखा है क्या? अरे 15 साल मेरे साथ ही टिके रहोगे क्या? किसी डिपार्टमेंट में जाके बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी लगो। तो ये मानसिकता का खेल है पूरा, ध्यान रखना। मानसिकता का खेल है या नहीं बताओ? गलत कहा क्या मैंने? ये एग्ज़ाम्पल आपको गलत नहीं दिया? क्या लगता है आपको? ये बात सही बताई, गलत बताई? तो जो समय है ना उसका अच्छे से सदुपयोग करो और उस समय का सदुपयोग करके फटाफट से सक्सेस ले लो, वो शानदार रहेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो यही कहानी है बस और कोई बात नहीं है। 6 महीने वाला भी उसी चीज़ से मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ, 1 ईयर वाले को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि कौन यार, वो उस बच्चा हो सकता है क्लास में बैठा हो वैसे ही शर्मिंदा हो जाएगा। देखो नाम मैं नहीं लेता किसी का, ये पर्सनल इश्यू है, पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, खुद को सक्सेस कर लो और सफल लोगों की लिस्ट में शामिल कर लो, दैट्स इट, कहानी खत्म, ठीक है ना? चलिए, अब कहानी क्या थी? सुनिए, इन्होंने गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग करके सामाजिक विज्ञान की पहेलियों को सुलझाने में प्रयोग किया था। इन्होंने गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग करके सामाजिक विज्ञान की पहेलियों को सुलझाया। यानी कि एसएसटी पढ़ाने में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में भी नहीं लेता। वो बात ठीक है कि 1 साल की ज़रूरत है, 6 महीने का नहीं कह सकते, लेकिन अपन 6 महीने का तो देते हैं ना। इन्होंने हिस्ट्री के बहुत सारे बुक्स लिखे थे, दैट व्हाई हम इन्हें पढ़ रहे हैं। मतलब समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, रघुनंदन कुमार सिंह। सुनिएगा, तो इन्होंने सुलझाने में किया था इस चीज़ का कॉन्सेप्ट का प्रयोग पूरे तरीके से। एक शब्द आता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या आता है? सुनिए ध्यान से अब। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र अर्थात सिक्कों का अध्ययन।
इसको मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिक्कों का अध्ययन भी कहते हैं, ठीक है। तो कौशाम्बी ने क्या किया था, अपनी सांख्यिकी स्टैटिक्स जो होता है, अपनी स्टैटिक्स यानी अपनी सांख्यिकी की मदद से जो मौर्य वाले सिक्के थे उन पर रिसर्च की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कौशाम्बी ने सांख्यिकी की मदद से मोहर वाले सिक्कों पर रिसर्च की, मोहर वाले सिक्कों पर क्या किया था, रिसर्च की हुई थी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से आगे की कहानी क्या थी। अब जब ये मोहर वाले सिक्कों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे सिक्कों की जो वैज्ञानिक रिसर्च की बुनियाद थी, इन्होंने भारत में सबके सामने रखी। क्या हुआ, जिससे सिक्कों के वैज्ञानिक रिसर्च की बुनियाद रखी गई इन्हीं के माध्यम से, और भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का लोगों के सामने एक अलग नजरिया विकसित हुआ था इस अध्ययन के आधार, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे सिक्कों के वैज्ञानिक रिसर्च की बुनियाद रखी गई, ठीक है। अब इसी बात से भारत का इतिहास जो उसका नजरिया थोड़ा सा अलग। इससे क्या हुआ, भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास का अलग अलग नजरिया विकसित हुआ। दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण विकसित हुआ। अब सुनिएगा कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं हम लोग। गुप्तकाल के बाद सिक्कों में जो कमी आई थी, उस कमी के आधार पर इन्होंने ये तय किया था, कौशाम्बी साहब ने ही, कि भैया भारत में व्यापार वाणिज्य की स्थिति में गिरावट आ गई थी गुप्तकाल के बाद। आपको याद होगा कि गुप्तकाल के बाद में क्या हुआ था, हमारे सिक्कों की प्राप्ति क्या होती है, हमें थोड़ा सा कम होने लगती है। तो गुप्तकाल के बाद जो सिक्कों में कमी आई, उसके आधार पर कौशाम्बी ने ये प्रतिपादित किया था कि भारत में वाणिज्य व्यापार की क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, और आर्थिक रूप से गांव क्या हो गए थे, मजबूत हो गए थे, और शहर क्या हो गए थे, खोखले हो गए थे। तो इन्होंने गुप्त काल के बाद आई सिक्कों की कमी के आधार पर आई सिक्कों की कमी के आधार पर यह सिद्ध किया था कि
व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई थी। क्या आई थी? व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई थी। और इसने क्या किया? ये सिद्ध भी किया था कि गांव इस टाइम पर, इस समय पर गांव आर्थिक रूप से मजबूत हुए थे, क्योंकि वो व्यापार वाणिज्य पे डिपेंड नहीं थे। जिस लेवल से मैं आपको डीडी कौशाम्बी पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इस बार अगर पेपर में डीडी कौशाम्बी से रिलेटेड कोई बात आई तो आप उसको अच्छे से करके आओगे? बताओ। और पेपर में डीडी कौशाम्बी नहीं आया, वो दूसरा पॉइंट है, लेकिन अगर पेपर में डीडी कौशाम्बी आया तो आप कितना करके आओगे, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। इस तरह से सिक्कों के अध्ययन से इस तरह से सिक्कों के अध्ययन से करके आओगे ना, बढ़िया कोड देंगे ढंग से। ओके 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 ओके, वेरी गुड। इस तरह सिक्कों के अध्ययन से प्राचीन इतिहास नहीं, मैं प्रयास तो मेरा यही रहता है। देखो, सीमा कह रही है कि सर जिससे जैसा आप करवा रहे हैं तो उससे तो लगता नहीं कि बाहर जाएगा, तो मेरा प्रयास तो सीमा ये रहता है, ठीक है ना? तो इस तरह से सिक्कों के अध्ययन से क्या हुआ, प्राचीन जो इतिहास था यानी प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायता हुई थी। प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायता हुई। ठीक है ना? प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायता हुई थी। देखिए, चलिए, इन्होंने संस्कृत भाषा के साथ साथ प्राकृत व पाली भाषा भी सीखी थी। क्या किया था इन्होंने? संस्कृत भाषा सीखी, संस्कृत भाषा के साथ साथ, क्योंकि सर मैंने पहली बार ऐसा पढ़ा है, थैंक यू सर, अगर पहले आपकी क्लास देखी होती तो मेरा यही नेट क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं सीमा, जेआरएफ करवाएंगे आपका का, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था लड्डू खिलाने का, ध्यान रखना, भूल मत जाना। जेआरएफ होगा आपका और जेआरएफ होने के बाद लड्डू खिलाने आना। हमारे पास पहले, हमारे यहाँ हमारा मेरा एक रिलेटिव था, कजिन था, वो एक पीजी चलाता था गर्ल्स का। मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता था तो वहां से बच्चों को मैं बोल देता। तो हरियाणा की दो लड़कियां रहती थी मेरे पास, और वो बहुत गजब के लड्डू खिलाती थी वहां से ला करके। और वो लड्डू आपको खिलाने, अब वो आपके साइड में मिलते हैं, कोई फेमस बेसन के लड्डू आते हैं। हाँ, तो पक्का अब जेआरएफ क्वालिफाई हो जाओगे। 100% जेआरएफ हो जाएगा मोनिका। आप क्यों टेंशन ले रही हो? कहाँ दिक्कत है बताओ? सबका जेआरएफ होगा। आप मेहनत करो यार। लड्डू रसगुल्ले भेजेंगे, नहीं कोई बात नहीं। वो लड्डू बड़े हरियाणा वाले फेमस है, मुझे इस जगह का याद नहीं आ रहा, मैं पूछ के भी बताऊंगा। बहुत शानदार लड्डू खिलाती थी वो क्या है, वो लड़कियां जाती थी जैसे 15-20 दिन में कभी अपने घर, तो उधर से एक बार वो लेके आई लड्डू, तो फिर मैंने उनको बोला यार आप जब भी जाया करो तो ये वाले लड्डू लेके आया करो, बहुत शानदार खिलाते हैं। पापा का ड्रीम है, वेरी गुड मोनिका, हो जाएगा कोई बात नहीं। पापा के ड्रीम को पहले अपना ड्रीम तो बनाओ। आप पापा का ड्रीम है इसलिए करना चाह रही हो तो गलत है। अच्छा, कुमकुम कह रहे सर मेरा हुआ तो मैं आपको आगरा का पेठा खिलाऊंगी, वेरी गुड वेरी गुड।
प्रीति कह रहे सर हम बिहार का लड्डू जयपुर आकर के खिलाएंगे। वेरी गुड, आप सबका हो जाएगा, धन्यवाद। जयपाल जी अगर आप इसको लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, 110%। बाकी नोट्स तो हम लोग पीडीएफ यही के यही आपको अवेलेबल करवा देंगे, सारी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ रेवाड़ी के लड्डू थे वो। अरे अर्चना ने याद दिलवाया, रेवाड़ी के लड्डू थे वो। एक कोई दुकान है फेमस वहां पे, अर्चना बताओ कौन सी दुकान है वो, जिस पे बेसन के लड्डू मिलते हैं बहुत बढ़िया वाले। मुझे आप नाम याद दिलवाओ, मैं पहचान लूंगा, ठीक है ना। अब पापा का ड्रीम मेरा ड्रीम है तो फिर अच्छी बात है, आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब इन्होंने पाली प्राकृत भी सीखी थी, ठीक है, जिससे जैन व बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, जैसे जैन व बौद्ध ग्रंथों का। बिल्कुल बिल्कुल बलविंदर सिंह जी आपके एप्पल भी खाएंगे, कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल रघुनंदन सिंह जी थैंक यू, देखो पेट भर गया, बहुत लड्डू खा लिए, थैंक यू धन्यवाद आप सबके लिए। चलिए, आज हिस्ट्री वाली क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 100% होगी। चलिए, तो बौद्ध ग्रंथों का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। अच्छा, जोधपुर की मावा कचौरी, वाह वेरी गुड। मोनिका तुम तो फिर राजस्थान से हो, कहाँ से हो ये बताओ पहले। आप सुनिए ध्यान से, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आपको ध्यान में रखना है, समझना है। इन्होंने संस्कृत भाषा में भाषा और साहित्य जो था उसमें जो सामाजिक भेदभाव था उसको लेकर के आक्रामक वो भी दिया था, बयान भी दिया था। अच्छा मोनिका फलौदी से हो आप, वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू धन्यवाद, पेट भर गया आज की क्लास में आप सबके साथ में। तो इन्होंने ये अध्ययन किया, इसके बाद इसमें लिखिए आप, इन्होंने संस्कृत भाषा, इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याप्त सामाजिक भेदभाव, आक्रामक बयान भी दिया था, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को इसमें रख, नहीं अर्चना नहीं रुकी, क्लास चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसके मैटर पे बात करें, पुरातत्व विज्ञान को लेकर के, भारत के इतिहास को नए सिरे से समझने के लिए पुरातत्व विज्ञान, बिल्कुल लता एमपी भी आएंगे घूमने, घूमने का तो शौक है मुझे, घूमता रहता हूँ मैं, अक्सर जाता रहता हूँ, अभी बना रहा हूँ प्लान, 2-3 दिन की ट्रिप पे जाऊंगा कहीं ना कहीं, कोई बढ़िया सी जगह सेट करके, तो जरूर आपके एमपी में भी आएंगे घूमने। चलिए सुनिएगा आगे, अब पढ़िए, थोड़ा सा कमेंट्स को होल्ड करिए थोड़ी देर। या तो अपन एक काम कर लेते हैं, डीडी कौशाम्बी पे 2 पार्ट कर लेते हैं, बताओ भाई, ये तो 2 पार्ट कर लेते हैं, कल की क्लास में और पढ़ाएंगे तो फिर पूरा हो जाएगा। और आप चाहते हो कि नहीं सर एक साथ हो जाए, तो फिर अगर 1 घंटे का टाइम और देंगे आप तो फिर एक साथ हो जाएगा, बताओ क्या चाहते हो। बिल्कुल 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 सबके पास आ जाते हैं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। सुनिए, अब ये क्या चाहते हो, आप कल पढ़ोगे ना इसको, ठीक है, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, तो आक्रामक बयान भी दिया, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
ठीक है, टाइमिंग हो रही है 12:30 बजे, 1 से 1:30 बजे, मतलब एक गैप लेंगे। हाँ, हिस्ट्री की क्लास लेंगे, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, लंच वगैरह कर लेते हैं, 1 बजे तक, 1:15 बजे तक फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।